बहुजन समाज को सच्चाई से परहेज है, सच्चाई सुनना पसंद नहीं है और ग्लैमरस हो रहा है, ग्लैमर बहुत पसंद है। मूँछों पर ताव देना, मरने मारने की बात करना, चाहे किसी ने आज तक चींटी न मारी हो, चाहे किसी ने मच्छर न मारा हो, समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार हुआ हो, आज तक कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा काम किया गया, कोई कार्रवाई की गई जिससे कि मान सम्मान जो है वहाँ पर पुनर्स्थापित हुआ है, कभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमें जो ग्लैमर पसंद है। लक्ष्मण जो है वो अम्बेडकरवादी हों, प्रोफेसर ऋतु जो है अम्बेडकरवादी हों, महमूद प्राचा जी जो है अम्बेडकरवादी हों, आपको ये पसंद है, आप चाहते हैं कि ये हों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अम्बेडकरवादी होने में और अम्बेडकर समर्थक होने में बहुत भारी अंतर है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को कभी आंशिक मानते हैं, कभी आधा मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मानते हैं। तो आप जो है अम्बेडकरवादी कभी हो नहीं सकते हैं, आप केवल अम्बेडकर समर्थक हो सकते हैं। राम मनोहर लोहिया जी की एक बात भी कहते हैं कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं और आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यह बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती है। देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी जो कि आज जब भाषण देते हैं तो आपने सुना होगा, उनसे अच्छा बोलने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका प्रमोशन ही नहीं हुआ, जिनको कभी जो है ये तवज्जो ही नहीं दी गई कि हाँ ये पार्टी के लिए काम करें, कभी उनको अपॉइंट ही नहीं किया पार्टी के लिए। पहले ये सारे नेताओं को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्यागना चाहिए कि उन्हें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। अभी फिलहाल कुछ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमारे सामने ये लक्ष्य है, हम यहाँ पर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतने एमएलए यहाँ से जिताएंगे, इतने सांसद हम यहाँ से जिता। आपका इस पार्टी के साथ में आगे चल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आपके पास जो प्रसिद्धि आई है, जो लोगों में आपके प्रति एक श्रद्धा आई है, विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको अब चाहिए कि अब आप राजनीति से अपना मोह भंग कर लें और अब आप जो है एक सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास करें। रात के इलेक्शन कैंपेन में, चुनावी माहौल में धड़ल्ले से खुलकर कहा कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो आनी चाहिए। अब ये मौका था राजेंद्र पाल गौतम जी के पास कि इस समय वे अपना पार्टी से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पर देकर मारते। राजेंद्र पाल गौतम जी ने उस इशारे में ही त्यागपत्र दे दिया। हालांकि ये एक सूझबूझ वाली, समझदारी वाली बात नहीं थी। ये वक्त था कि केजरीवाल जी को उनकी विचारधारा के आधार पर समाज के सामने नंगा किया जाता, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता। हमें राजनीतिक मंच बनाने में इतनी जल्दी होती है कि हमें राजनीतिक मंच के सफल होने की संभावना पर भी गौर करने का हमें मौका नहीं होता है। राजनीतिक मंच आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन राजनीतिक मंच को चलाने के लिए एक योग्य नेतृत्व तैयार करना बड़ी जिम्मेदारी यह है आज बहुजन समाज की, कि बहुजन समाज को सच्ची बातें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि सच्ची बातों में बहुत कड़वाहट होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज को आखिर क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है और जिसमें बहुजन समाज अपना हित समझ रहा है, अगर उसकी बड़ी गहराई से जांच की जाए तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज को यह समझ में आना चाहिए कि जो चल रहा है वह उसके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बात याद आती है। किसी समय उन्होंने कहा था कि अगर मेरे समाज में 20 वकील, 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर हो जाएं तो मेरे समाज की तरफ आंख उठाकर
कोई भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। साथियों, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय यह बात कह रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उस समय हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम रही होगी। लेकिन अगर आज हम देखें तो 20 डॉक्टर, 20 वकील, 20 इंजीनियर नहीं, बल्कि कहूँ कि लाखों डॉक्टर, लाखों इंजीनियर और लाखों वकील आज इस समाज में पैदा हो गए हैं। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये लोग, इतने लोग मेरे समाज में पैदा हो गए तो कोई मेरे समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन जब आज वर्तमान में हम ये देखते हैं कि लाखों ऐसे लोगों के होने के बाद भी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बहुजन समाज की अस्मिता खतरे में है, और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि इस संविधान की जो मूल भावना है उसको तार तार करते हुए लगातार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आज पूरे देश में चल रही है और एक अराजकता का माहौल आज देश में पैदा हो गया है। तो साथियों, हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए आखिर क्या कहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने सारे सुख चैन को उस मिशन मूवमेंट लगा दिया, अपनी बीवी, अपने 4 बच्चे, उनका बलिदान इस मिशन मूवमेंट के लिए कर दिया। तो क्या आज हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता है कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को सच्चे अर्थों में समझकर और जो उनकी भावना थी, जो उनकी इच्छा थी, जो उनका उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए बड़ी ईमानदारी से सोचें और उस पर काम करें। आज जो बहुजन समाज में, बहुजन समाज के आंदोलन चल रहे हैं और जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वास्तव में वे लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर आधारित हैं? उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही वे कार्य कर रहे हैं? क्या इन नेताओं की परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से पूरी तरह सहमति है या कुछ खिचड़ी पक रही है? साथियों, सबसे बड़ी समस्या यह है आज बहुजन समाज की कि बहुजन समाज को सच्ची बातें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि सच्ची बातों में बहुत कड़वाहट होती है। अभी पीछे मैं प्रोफेसर ऋतु, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी के लिए जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, उस आंदोलन में गया और वहाँ पर मुझे भी बोलने का मौका उन्होंने दिया। ये मेरा पहला और अंतिम मौका था और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया, मैं उसके बाद भी गया, लेकिन मेरे कहने के बाद भी, अन्य लोगों के कहने के बाद भी वहाँ मुझे बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। आखिर मैंने अपने भाषण में ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो कि लोगों को पसंद नहीं आई? और ऐसा नहीं है कि लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन उस आंदोलन को चलाने वाले लोगों को पसंद नहीं आई, उनके नेताओं को पसंद नहीं आई। लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों ने उस बात को सोचा, समझा और सराहा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आज अगर हम मुख्य तौर पर राजनीतिक आंदोलन की बात करें तो उसमें कौन कौन लोग जो है सक्रिय हैं, कौन आज बहुजन समाज की राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, उसकी मुखिया बहन जी। क्या ये जो पार्टी अब वर्तमान समय में जिस हालत में है और जो इस पार्टी की मुखिया, उनकी जो नीतियां हैं, क्या वास्तव में उनकी नीतियां हमारे जो महान पुरुष हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बाद जिस महापुरुष ने
इस पार्टी की नींव रखी, इसको अपने खून, अपने त्याग, समर्पण और बलिदान से सींचा। क्या आज वर्तमान समय में यह पार्टी और उसकी मुखिया उनके उद्देश्य, उनके विचार के अनुरूप इस पार्टी को चला रहे हैं? क्या उनकी नीतियां उनकी इच्छाओं, उनके उद्देश्यों के अनुरूप हैं? इसी प्रकार से जो दूसरा एक मंच तैयार हुआ है, युवा मंच चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, तो उसकी भी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वास्तव में आज जो युवा बढ़ चढ़ कर चंद्रशेखर के नाम की माला जप रहा है, नीले झंडे हाथों में लेकर अब वो नीली क्रांति करने पर उतारू हो गया है, क्या वास्तव में चंद्रशेखर की जो विचारधारा है, आज जो उसकी नीतियां हैं, जिस नीति का वह संचालन कर रहा है, क्या वह हमारे महापुरुषों के अनुरूप है या उससे अलग दिशा में चल रही है? ये दो मंच जो है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका मुख्य रूप से नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा हम जो है तीसरा मंच बामन मेश्राम का, बहुजन मुक्ति पार्टी उन्होंने बनाई। साथ में जो वामसेफ, जो कि मान्यवर साहेब कांसीराम जी के समय में ही उनसे अलग हो गई रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर, तो उसका लगातार वो नेतृत्व करते आए हैं। और मैं भी बामन मेश्राम जी के भाषणों का जबरदस्त फैन रहा हूं। एक धड़ा बामन मेश्राम जी का, इसके अलावा एक विजय मानकर साहब हैं, उनकी भी एक अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, वो भी चला रहे हैं। और इसके अलावा ये मुख्य रूप से जो है चार जो मंच हैं बहुजन राजनीति के हमें दिखाई देते हैं। अगर हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से शुरू करें, बहुजन राजनीति की शुरुआत करें, तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए यह कहा था कि राजनीतिक सत्ता हमारी सभी समस्याओं की चाबी है। द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच वी कैन एमेंसिपेट ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो हम अपनी सारी समस्याओं को इस चाबी के द्वारा सुलझा सकते हैं। यह ऐसी चाबी है जिससे कि हमारी समस्या रूपी सभी ताले खोले जा सकते हैं। ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। और इस कथन में मैं ये समझता हूँ कि जरा सी भी कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, जरा सी भी गलती नहीं है। बड़ी भारी सच्चाई से भरपूर कथन है ये। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खाली इसी बात को पकड़कर मैं ये देख रहा हूँ कि आज जो एक युवा पार्टी तैयार हुई है, युवा राजनीतिक मंच तैयार हुआ है, वह खाली हाथ में नीले झंडे लेकर किसी भी तरीके से संसद पर कब्जा करना चाहता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर हमारा किसी भी तरीके से संसद पर कब्जा हो जाए तो वही ये चाबी, सत्तारूपी चाबी हमारे पास आ जाएगी और हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस चाबी को प्राप्त करने के लिए एक बात और कही थी, जिसकी तरफ ये जो विशेष तौर पे ये जो युवा मंच है, क्योंकि मैं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो उसकी शुरुआत जिस महान पुरुष ने की, मान्यवर साहेब कांसीराम जी, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खाली एक ही बात को नहीं पकड़ा, बल्कि उसके बाद जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, उसको सबसे पहले समझा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अन्य सत्ता रूपी इस चाबी को हासिल करने के लिए कहा था कि
जिन राजनीतिक दलों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति स्थायी नहीं होती। अतः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साफ साफ यह बात कही, मार्गदर्शन किया कि ए बहुजन समाज के लोगों, अगर आपको इस चाबी को प्राप्त करना है, अपनी सभी समस्याओं का हल करना है, सत्ता के केंद्र में आके बैठना है, संसद पर कब्जा करना है, तो निसंदेह आपको जो है अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। तो इस बात को जो है मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अच्छी तरह समझा और उस सत्ता की जो चाबी रूपी जो सत्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी गैर राजनीतिक जड़ें तैयार की। सबसे पहले जो है DS4 बनाया, वामसेफ बनाया और इनके माध्यम से ये दो ऐसे संगठन तैयार किए जिनके माध्यम से जन आंदोलन तैयार किया। बहुजन समाज के भीतर जा जाकर उनको कैडर दे देकर उनको एक विचारधारा पर आने के लिए तैयार किया। हालांकि वे इस आंदोलन को और थोड़ा लंबा चलाना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक जो लोग होते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, जिनको MLA बनना है, MP बनना है, उनके भीतर जो है बड़ी चंचलता होती है, बड़ा विचलन होता है। तो वे बहुत जल्दी चाहते हैं कि फटाफट से MLA बन जाएं, बस उसके बाद जो है हम सब कुछ कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो है मान्यवर साहब कांशीराम जी के ऊपर भी दबाव बनाया गया और उन्हें भी जो है फिर उस दबाव में आकर, क्योंकि जब साथी जो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं वो साथी ही जब एक राय बना लें, एक मत हो जाएं, तो ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। तो उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी का गठन कर लिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा आधार था। दो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे जिनका नेतृत्व DS4 और वामसेफ कर रहे थे। साथियों, वो जो आंदोलन उस समय चले, उसके कारण आज जो बहुजन समाज पार्टी है, वो उसकी मुखिया उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो इस बहुजन समाज ने पहली बार सत्ता का सुख भोगा। सत्ता में कितनी शक्ति होती है उसकी पहचान इन्हें हुई और उसके बाद से जो लोग राजनीति में पहुंचे थे, जिनके कंधों पर आगे सामाजिक आंदोलन को और तेज गति से, बड़ी गंभीरता से चलाने का भार था, वे कहीं बिखर गए, टूट गए, या कहीं गुमराह हो गए, भोग विलास में पड़ गए, सत्ता का सुख भोगने में लग गए। सभी नहीं लगे, बहुत से लोगों ने, क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत ही गरीबी के पृष्ठभूमि से आए थे, उनकी पृष्ठभूमि में बहुत गरीबी थी, बहुत संघर्ष था, तो उन्होंने जो है आगे काम किया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को पूरी तरह से मानते हुए मान्यवर साहब कांशीराम ने जब काम किया तो सत्ता का सुख भोगने को मिला, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है। हमारे पास जो है बहुजन समाज के पास कोई जादू छड़ी नहीं है, कोई जादू झप्पी नहीं है। आम मुद्दों पर दूसरे लोग, आम नेता जो है हमारा वोट ले आते हैं। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा, पंजाब में आपने देखा, एक आम आदमी पार्टी नाम की जो नई पार्टी बनी और पहली बार में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और उस पर कब्जा कराने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे अपने बहुजन समाज के लोगों के ही वोट का है। तो आम मुद्दों पर हमारे समाज का वोट जा सकता है, लेकिन आम मुद्दों पर हमारे नेता अपने ही समाज का वोट वापस लेकर नहीं आ सकते। ये एक राजनीतिक चुनौती है हमारे समाज के लिए, हमारे सामाजिक आंदोलनों के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का आधार ये था। और उसके बाद अगर हम देखें तो युवा राजनीतिक पार्टी बनी है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, उसकी राजनीतिक अगर आधार देखें तो मुझे बड़ी चिंता होने लगती है कि उसकी राजनीति का जो आधार है वह केवल और केवल
मान्यवर साहेब कांसीराम जी के द्वारा तैयार किए गए 2 आंदोलन DS4 और वाम सेफ, उनके द्वारा जो कमाई गई पूंजी है वही उसका आधार है। इस युवा नेता ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को बड़ी गंभीरता से नहीं समझा। और अभी तो इस युवा नेता के पास बहुत समय था, लगभग कम से कम 10 साल का समय था। और जितना क्रेज युवाओं का इस युवा नेता के पीछे है, अगर ये सही दिशा में इन युवाओं का मार्गदर्शन करे तो वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो तैयार की गई जो पृष्ठभूमि थी उस पर खड़े होकर एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आंदोलन तैयार हो सकता है। 10 साल अगर यह बहुजन युवा ईमानदारी से अपने महान पुरुषों के आदर्शों को सजगता से देखते हुए, उस पर चलते हुए अगर काम करता तो 2 बातें होती, बहुत बढ़िया बातें होती। एक तो हो सकता है कि बहन जी का समय भी पूरा हो जाता। दूसरा, बहन जी के बाद अगर कोई नेतृत्व पैदा होता तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की गई कमाई और उस नेतृत्व के द्वारा की गई कमाई दोनों इकट्ठी हो जाती, दोनों बंटते नहीं। और बंटने में किसका भला है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बामन मेश्राम जी ने, मैं तारीफ करना चाहूँगा उनकी, जो है बेशक दूरदृष्टि उनके पास मुझे दिखाई नहीं दी, दूरदृष्टा मैं उन्हें नहीं मान सकता, लेकिन उन्होंने जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को ही सही माना और मान्यवर साहेब कांसीराम जी की तरह समाज में लगातार आंदोलन करते रहे, अब भी आंदोलन करते हैं। और उन्होंने जो है एक ऐसा सिस्टम बनाने का काम किया जो RSS को कड़ी टक्कर देता है। वास्तव में उनका संगठन जो है हमें दिखाई देता है ज़मीन पर, गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, हमें जो है वाम सेफ का संगठन देखने को मिल जाता है। इस बात के लिए बामन मेश्राम जी साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन उनकी भी वही समस्या, बहुजन मुक्ति पार्टी, राजनीतिक मंच। हमें राजनीतिक मंच बनाने में इतनी जल्दी होती है कि हमें राजनीतिक मंच के सफल होने की संभावना पर भी गौर करने का हमें मौका नहीं होता है। राजनीतिक मंच आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन राजनीतिक मंच को चलाने के लिए एक योग्य नेतृत्व तैयार करना बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज अगर हम देखें तो हमें कहीं पर भी किसी भी नेता में ये योग्यता नज़र नहीं आती है। इसी प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट की अच्छी समझ रखते हैं, जब आम आदमी पार्टी के माध्यम से उनको जो है दिल्ली विधानसभा में मंत्री पद भी मिला दिल्ली सरकार में, और जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली तो उसके बाद केजरीवाल जी ने इशारा ही किया कि त्याग पत्र दे दो, और राजेंद्र पाल गौतम जी ने उस इशारे में ही त्याग पत्र दे दिया। हालांकि ये एक सूझबूझ वाली, समझदारी वाली बात नहीं थी। ये वक्त था कि केजरीवाल जी को उनकी विचारधारा के आधार पर समाज के सामने नंगा किया जाता, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता। जिस समाज के वोट को लेकर वे दिल्ली की सत्ता पर बैठे थे, उस समाज को ये बताने का समय था कि जो केजरीवाल जी हैं उनकी विचारधारा का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वही कि कहीं ना कहीं हमारे नेता अपने निजी स्वार्थों में या कहीं ना कहीं किसी निजी मजबूरी में फंसा हुआ अपने आप को पाते हैं, और केजरीवाल जी के संकेत पर ही उन्होंने, केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल गौतम जी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। कोई कारण बताओ नोटिस सबसे पहले जारी करना चाहिए, ऐसी परंपरा हर जगह पर है। जब भी आपके संगठन में कोई भी व्यक्ति आपके संगठन के उद्देश्य के विपरीत कार्य करता है तो उसको जो है कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया जाता है, ये परंपरा है। लेकिन
इस परंपरा का निर्वहन ना तो किया गया और ना ही करवाया गया, और राजेंद्र पाल गौतम जी ने वह त्याग पत्र जो है अरविंद केजरीवाल जी को सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ी सुविधा हो गई, बड़ी आसानी हो गई, और उसके बाद सीधे गुजरात के इलेक्शन कैंपेन में, चुनावी माहौल में धड़ल्ले से खुलकर कहा कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो आनी चाहिए। अब ये मौका था राजेंद्र पाल गौतम जी के पास कि इस समय वे अपना पार्टी से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पर देकर मारते कि वे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों के विपरीत काम कर रहे हैं। ये वाला मौका भी उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े मंच लगा रहे हैं, बहुत जगह उनको बुला रहे हैं, उनका भाषण करवा रहे हैं। मैंने भी एक बार चर्चा की, बल्कि एक बार नहीं कई बार चर्चा की। राजेंद्र पाल गौतम जी से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि मंत्री जी, अब आपका इस पार्टी के साथ में आगे चल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आपके पास जो प्रसिद्धि आई है, जो लोगों में आपके प्रति एक श्रद्धा आई है, विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको अब चाहिए कि अब आप राजनीति से अपना मोह भंग कर लें और अब आप जो है एक सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास करें। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो है बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनसे भी बातचीत हो रखी है, और केरल से भी कोई मंत्री जी हैं, उनसे बातचीत है, और भी कुछ लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी शायद कभी नागपुर में थे, कभी मध्य प्रदेश में थे। जब बात हुई तब उन्होंने बताया कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और 2-3 दिन में मैं वापस आता हूँ, फिर आपसे चर्चा करता हूँ, बैठकर जो हम कुछ करते हैं। साथियों, मेरा यह प्रयास केवल राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में नहीं था, बल्कि जो भी बहुजन समाज का आज नेतृत्व कर रहे हैं, बहुजन समाज के मंचों पर जा जाकर बहुजन समाज के दुख दर्द को रोने का काम करते हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के भीतर एक अच्छी पैठ बनाई है, नई पहचान बना ली है, उन सभी लोगों से मैंने बातचीत की। चाहे वो प्रोफेसर रतनलाल जी हों, डॉक्टर लक्ष्मण जी हों, और भी बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हैं, जो बहुजन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा लगता है। सबसे बात की, प्रोफेसर रतनलाल जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यह कार्य सही है, ऐसा होना चाहिए। इन सभी नेताओं को मिलकर जो है एक मंच पर आना चाहिए। अभी अलीगढ़ में गया था, वहाँ पर अभिषेक जाटव जी से बातचीत हुई, युवा है। 2 साल पहले भी बात हुई थी, और जब 2-3 साल पहले बात हुई थी तब मुझे वह युवा पूरी तरह से भटकाव में दिखाई दिया था। लेकिन आज जब मैंने उसको सुना तो दिशा कुछ ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा लगा, विकास हुआ है। लेकिन अभिषेक जाटव जो है एक कारवां जो मध्य प्रदेश के महू बाबा साहेब की जन्मभूमि से लेकर चला और दिल्ली तक आ रहा है। कारवां को नाम दिया है कि मैं अपने बहुजन समाज के नेताओं को एक मंच पर चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ। हमारे बहुजन नेताओं में बहुत सामर्थ्य है, इन्हें एक हो जाना चाहिए। अब ये एक आदर्श बात है कि एक हो जाना चाहिए, और उद्देश्य क्या है? राजनीति करना। लेकिन साथियों, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राजनीति करने के लिए जब भी आप किसी को इकट्ठा करना चाहेंगे तो कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। कुछ समय के लिए एक एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन आपका संघ तैयार नहीं हो सकता। आज हमें इन सभी नेताओं के एक संघ की आवश्यकता है। ये सभी नेता जो है जब मंचों पर जाते हैं तो बहुत बड़ी
लंबी लंबी आपके सामने बातें कहते हैं और आपको लगता है कि ये आदमी जो है, ये नेता कितना त्याग कर रहा है समाज के लिए, कितना काम कर रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है। तो बस उसी काम, उसी त्याग, उसी संघर्ष की आज जरूरत है। सबसे पहला त्याग इस बात का कि ये सारे नेता जो हैं इकट्ठे होकर एक संघ तैयार करें, और संघ की पृष्ठभूमि हमारे पास पहले से ही मौजूद है, कुछ नई बात नहीं है। साख्य संघ से हम जो उदाहरण ले सकते हैं, बुद्ध के भिक्खु संघ को हम उदाहरण मान सकते हैं। हमें कहीं किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर संगठन, संघ जो है कहीं पर मिल ही नहीं सकता है। और ये सारे जो नेता हैं इकट्ठे होकर जब ये संघ बनाएं तो संघ में जो है नियम बनाएं, नियमों में ये तय करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फैसला किसी एक आदमी का ना हो, कोई एक आदमी उसका मुखिया ना हो, संघ हो, और संघ में अध्यक्षता जो है कभी कोई करे कभी कोई करे। खैर, ये मेरी सोच है, विचार है। मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि हमारे बहुजन नेताओं को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये सारे नेताओं को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्यागना चाहिए कि उन्हें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। अभी फिलहाल कुछ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमारे सामने ये लक्ष्य है, हम यहाँ पर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतने एमएलए यहाँ से जिताएंगे, इतने सांसद हम यहाँ से जिता के लेकर आएंगे। ये जो लक्ष्य हम बनाएंगे, इन लक्ष्यों को अगर हम पूरा करने के लिए काम करेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे, और ये सारे नेताओं को जब शेड्यूल मिलेगा, इतने सारे नेता हैं, ये तो मैंने 2-4 नाम गिनाए हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मानता हूँ कम से कम 1000 नेता आपको इस देश में बहुजन समाज का अच्छा नेतृत्व करने वाले आराम से मिल जाएंगे। और 1000 नेताओं को अगर आप जो है ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए लगा दें, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहे अनुसार गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा दें, उनके सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को पैना करने में, उनको बढ़ाने में लगा दें, तो आपको अब जो पीछे साहेब मान्यवर कांसीराम जी उतना लंबा समय लगा, उतना लंबा समय आपको नहीं लगने वाला है। सिर्फ एक चुनाव, 5 साल का समय, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी है। और 5 साल में जो है राजनीति के लिए बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो भी लोग, अगर मैं एक एक की चर्चा करूं, तो आज बहुजन समाज पार्टी जो उसका बल था उसने अपने आप छीन कर दिया है, ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देती है। ऊपर से बहन जी ने अपने ही भतीजे को, आकाश आनंद को, पार्टी में इतना ऊंचा पद देकर, जबकि आकाश आनंद से बेहतर और समर्पित और त्यागी, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पता नहीं क्या से क्या त्याग कर दिया है, कितना बलिदान किया है, घर बार बेच दिए हैं, शादी तक नहीं किए हैं, ऐसे से त्यागी लोगों के होते हुए भी आकाश आनंद को एकदम से हेलीकॉप्टर से सीधे लैंड करवा देना पार्टी में। और जबकि हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी जब भाषण देते हैं तो बिल्कुल वही सीन नज़र आता है जो कांग्रेस में राहुल गांधी जी किसी टाइम पे जब उनका बचपना था, और उन्हें भाषण, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो है वो श्रद्धा वहाँ पर है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि इसी फैमिली से कोई आए, सोनिया गांधी आए या राहुल गांधी आए, उनसे पहले राजीव गांधी आए, एक परिवार जो है लेके चल रहे थे और परिवार में ही श्रद्धा थी। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी जो कि आज जब भाषण देते हैं तो आपने सुना होगा, उनसे अच्छा बोलने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका प्रमोशन ही नहीं हुआ, जिनको कभी जो है ये तवज्जो ही नहीं दी गई कि हाँ ये पार्टी के लिए काम करें, कभी उनको अपॉइंट ही नहीं किया पार्टी के लिए काम करने के लिए। मैं खुद एक बड़ा उदाहरण अपने आप को कह सकता हूँ। मैंने खुद जो है दिल्ली में जब कोशिशें की तो मैं खुद कई बार जाकर, जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सीपी सिंह हुआ करते थे, उनसे मुलाकात की, उनसे मिला। मैंने कहा कि मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे कोई एमएलए एमपी का चुनाव भी नहीं लड़ना है,
मुझे समाज को जागरूक करना है, मुझे बसपा का कैडर सीखना है, फिर कैडर लोगों को समझाना है, मुझे लोगों के पास जाना है। कई बार जाकर जब उनसे मैंने ये बात कही, तब जाके उन्होंने जो है कुछ गौर किया और उन्होंने जो है मुझे सीधे लोकसभा का प्रभारी बना दिया। और उसके बाद जो है जब पार्टी फंड के लिए पैसे इकट्ठा करने की बात हुई, तो मैंने 2-4 MPs बैठे थे किसी मीटिंग में, लोकसभा की मीटिंग थी, लोकसभा स्तर के पदाधिकारियों की। वहाँ पर मैंने जब ये कहा कि साहब आज हम जब लोगों के पास जो है फंड के लिए जाते हैं, तो लोग जो हैं आज हमें फंड नहीं देते हैं, बसपा के नाम पर, बहन जी के नाम पे फंड नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही वो जो सांसद जी थे आग बबूला हो गए। आप तो बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए, जो जनता के भीतर उनके मन में जो बात है वो हम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे बहन जी के खिलाफ हम जो है आपकी मीटिंग में बोल रहे हैं, जनता में नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद जब भी फंड इकट्ठा करने के लिए 1 महीने में मीटिंग हुआ करती थी, और उस मीटिंग में जो टारगेट दिया है, मान लीजिए एक विधानसभा से 50,000 रुपये का टारगेट दिया और विधानसभा ने केवल 2,000 रुपये इकट्ठा करके दिए, तो 2,000 रुपये इकट्ठा करके दिए, 48,000 रुपये कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, इस बात की कोई समीक्षा नहीं। बस अगली बार जो है जो फंड इकट्ठा कर सकता है उसको अपॉइंट कर दिया, उसको पद पर बैठा दिया और जो है पद चेंज कर दिया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि बसपा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बसपा ने अपनी जड़ें खुद ही खोखली की हैं। और आज जो है जो बहन जी जिस नीति का निर्वहन कर रही हैं, बहन जी के भीतर मेरी पूरी श्रद्धा है, मैं बहन जी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहन जी की जो नीतियाँ हैं, बहन जी के जो निर्णय हैं, वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहे हैं। विशेष तौर पर आकाश आनंद जी को लेकर मेरी कोई आकाश आनंद जी दुश्मनी नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो जो है पार्टी में ना रहें, पार्टी का काम ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी जो है जिस भावना के आधार पर बनाई गई थी, बहुजन समाज के लिए बनाई गई थी, तो उस उद्देश्य को जो है बरकरार रखा जाए। बामन मेश्राम जी काम कर रहे हैं और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं विजय मानकर जी, उनको मैंने सुना है, बहुत गहराई है विचारों में, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, निर्भीक हैं और बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज बहुजन नेतृत्व किसी के हाथ में आए तो या तो वो बामन मेश्राम या विजय मानकर, मैं इन दोनों में से किसी को नेता स्वीकार करने के लिए कभी भी इनकार नहीं करूँगा। चंद्रशेखर को मैं जो है युवाओं का नेता तो मान सकता हूँ, लेकिन दूरदृष्टा, एक नीतिवान व्यक्ति और कुछ समझ रखने वाला व्यक्ति मैं बिल्कुल भी कभी स्वीकार कर ही नहीं पाया हूँ, और ना मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके अंदर ऐसी कोई योग्यता है, और ना ही अपने जो जिस ग्लैमर का वो जो प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर जो भीड़ उनके पीछे जा रही है, जय भीम करते हुए, और मूंछों पर ताव देना और बड़ी बड़ी बातें करना, मरने मारने की बातें करना, संविधान को हाथ लगाया तो ये कर देंगे वगैरह वगैरह, तो उन बातों से जो है मैं समझता हूँ कि ग्लैमर तो पैदा होता है लेकिन आपका काम वहाँ पर नहीं हो पाता है। भीड़ होती है, कैडर होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। इसके अलावा साथियों, मैं कुछ लोगों पर और चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। बेसिकली जब मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे सीधे एक व्यक्ति नज़र आता है, और वो व्यक्ति की जो छवि है वो है सोशलिस्ट। वह अम्बेडकराइट छवि नहीं है, अम्बेडकरवादी छवि नहीं है, केवल और केवल जो है वह सोशलिस्ट छवि को लिए हुए। और वह राम मनोहर लोहिया जी की एक बात भी कहते हैं कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, और आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो यह बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती है, बिल्कुल भी नहीं है। जब सड़कें वीरान हो जाती हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि वी हैव नॉट एनी सिस्टम, वी हैव अ सिस्टम। और जब हमारे पास सिस्टम होता है तो हमें उस सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, और जब हम सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर हमारे पास
एक स्कूटर है और उस स्कूटर का हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो उसके बदले में उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमें उस स्कूटर को बरकरार रखना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस लगातार करनी पड़ेगी और उसका उपयोग करना पड़ेगा। तभी उसका जो उपयोग के कारण जो फल मिलने वाला है, जो लाभ मिलने वाला है, जो सुविधा होने वाली है, उसका लाभ हमें मिल सकता है। तो साथियों, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के इतर प्रोफेसर लक्ष्मण जी हैं, इसीलिए हमें कभी गुलाल से होली खेलते दिखाए जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा निजी मामला है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर वही बात कहूँगा, जिस प्रकार से प्रोफेसर रितु और महमूद प्राचा जी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सुनना पसंद है कि प्रोफेसर लक्ष्मण जो है वो अम्बेडकरवादी हों, प्रोफेसर रितु जो है अम्बेडकरवादी हों, महमूद प्राचा जी जो है अम्बेडकरवादी हों। आपको ये पसंद है, आप चाहते हैं कि ये हों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अम्बेडकरवादी होने में और अम्बेडकर समर्थक होने में बहुत भारी अंतर है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को कभी आंशिक मानते हैं, कभी आधा मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मानते हैं। तो आप जो है अम्बेडकरवादी कभी हो नहीं सकते हैं, आप केवल अम्बेडकर समर्थक हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर प्रोफेसर रितु सिख हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहने पर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया है, महमूद प्राचा जी अगर मुस्लिम हैं और उन्होंने बाबा साहब कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है अम्बेडकर समर्थक हैं, तो हम उनके साथ में खड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। जो अम्बेडकर समर्थक हैं वो भी बहुजन समाज का ही हिस्सा हैं, उनके भी सुख दुख में जो है सभी उसी तरह से खड़े होंगे जैसे हम अपने सुख दुख में खड़े हुए हैं। लेकिन अपने आप को कम से कम अम्बेडकरवादी मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक कि मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक एक बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे एक एक बात जो है अच्छी तरह से, सही तरह से माननी ही पड़ेगी। और जिन बातों को मैं मान सकता हूँ उनको भी ना मानूं, फिर तो बात और गंभीर हो जाती है। ये तो बहुत मामूली सी बात है और किसी के ऊपर दबाव नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि आप जो पहले अध्ययन करें। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर भी ये चाहते थे। तो साथियों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बातें और भी बहुत सारी हैं, और भी बातें आगे कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो है बहुजन समाज को सच्चाई से परहेज है। सच्चाई सुनना पसंद नहीं है और ग्लैमरस हो रहा है, ग्लैमर बहुत पसंद है। मूँछों पर ताव देना, मरने मारने की बात करना, चाहे किसी ने आज तक चींटी न मारी हो, चाहे किसी ने मच्छर न मारा हो, आज तक आपके लिए कभी भी कितना भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ हो, समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार हुआ हो, आज तक कभी भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा काम किया गया, कोई कार्रवाई की गई जिससे कि मान सम्मान जो है वहाँ पर पुनर्स्थापित हुआ है। कभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमें जो ग्लैमर पसंद है, तो मैं चाहूँगा कि आप बातों को थोड़ी गंभीरता से समझें। हो सकता है कि मुझे बहुत समय लगे, टाइम लग सकता है, लेकिन मैं लगातार आप लोगों के लिए बातें जो है कहता रहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरी बातों की भी समीक्षा हो, मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो साथियों, इसी से मैं अपने आपसे विदा लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।